नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और आज हम करने वाले हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए, निम्न में से कौन जो है फूड चेन बनाते हैं? फल, बीज और पुष्प, घास, बकरी, मानव, बांस, हाथी, हिरण, मछली, बकरी या शेर। सबसे पहले फूड चेन्स क्या होती है? उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर जाती है। ठीक है भाई, जाती है। अब उत्पादकों के अंदर क्या आते हैं? अपने प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, यानी कि हरित पादप आते हैं। तो देखिए भाई, इनमें से जो है प्लांट से जो है कौन सी चेन चालू हो रही है? देखिए, फल, बीज, फूल। अब इसमें देखिए, क्या ये जो है उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर जा रही है? तो इसमें तो कोई भी उपभोक्ता है नहीं, तो ऑप्शन ए अपना गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, घास, बकरी और मानव। इसमें ये देखा जाता है, जब अपन फूड चेन देखते हैं कि भाई ये जब फूड चेन आगे बढ़ती है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाती है, तो ये देखा जाता है कि भाई जो उपभोक्ता है वो पहले वाले उपभोक्ता या उत्पादक को खाता है या नहीं खाता। तो देखो भाई, घास को बकरी खाती है भाई। बकरी को क्या इंसान खाता है? खा सकता है? तो बिल्कुल खा सकता है। तो ये क्या हो गया अपना राइट आंसर। उसके बाद देखिए, बांस को हाथी खाता है, फिर क्या हाथी को हिरण खाता है? तो भाई ये कोई फूड चेन हुई नहीं, क्योंकि हाथी को हिरण खा ही नहीं सकता। तो ये अपना गलत हो गया। मछली को क्या बकरी खाती है और बकरी को क्या शेर खाता है? तो बकरी जो होती है वो क्या होती है? अपनी शाकाहारी होती है। तो मछली को खाएगी? नहीं खाएगी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि घास को जो है बकरी खाती है और बकरी को क्या है? इंसान खाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पाया जाता है? समुद्री, घास का मैदान, वन या फिर टुंड्रा। अब देखिए, पिरामिड्स जो होते हैं यानी कि फूड वेब जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इकोसिस्टम में। इनमें से किस जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो है उल्टा पिरामिड बनता है? जो पिरामिड्स होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं ये इस तरीके से सीधा पिरामिड, और एक ये होते हैं उल्टे पिरामिड्स। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, सीधे पिरामिड्स में जो है पहला पोषक स्तर जो होता है उस पे जो जीव होते हैं या उत्पादक होते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। ये क्या है? नंबर के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपना फूड वेब है। फिर दूसरे पोषक स्तर पे जाएंगे तो इसमें जो संख्या है वो क्या होगी? इस वाले पोषक स्तर से कम होगी। फिर तीसरे पोषक स्तर पे जाएंगे तो इसमें जो है नंबर इनसे कम होगा। तो ये क्या हो गया? सीधा पिरामिड हो गया। अब उल्टे वाले पिरामिड देखो एक बार। उल्टे वाले पिरामिड में क्या होगा कि पहला जो पोषक स्तर है उस पे जो जीवों की संख्या है या उत्पादकों की संख्या है वो सबसे कम होगी। जैसे मान लो 1 हो गया, ठीक है। दूसरे पोषक स्तर पे गए, वहां पे जीवों की संख्या मान लो बहुत सारी है, 4-5 ले लो, 4 ले ली, ठीक है भाई। अब तीसरे पोषक स्तर पे जाएंगे तो जो अपने जीवों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई। तो ये कैसा हो गया? संख्या का पिरामिड है, जो कि कैसा है? ये वाला सीधा पिरामिड है और ये उल्टा पिरामिड है। अब आपसे इसमें क्या पूछा है कि बायोमास का पिरामिड, यानी कि बायोमास मतलब वजन का पिरामिड, कि भाई जो पहले पोषक स्तर से अपन दूसरे तीसरे पोषक स्तर पे जाएंगे तो बायोमास का पिरामिड जो है किसका उल्टा बनेगा? अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा है? बायोमास का पिरामिड पूछा है। अब बायोमास का उल्टा पिरामिड अपन बनाते हैं, जैसे समुद्र का बनाया, ठीक है। ये अपना बायोमास का एक उल्टा पिरामिड, ठीक है। उल्टे पिरामिड में क्या होगा
कि भाई ये जो पहला पोषक स्तर है उस पे जो जलीय जीव है, जलीय पादप है, जलीय जंतु है, उनका बायोमास पहले पोषक स्तर पे कम है। जैसे टोटल मिला के मान लो कि 10 किलो अपन ने इनका ले लिया, केवल एक ही अज्यूम कर रहे हैं, केवल 10 किलो, ठीक है। बायोमास सेकंड पोषक स्तर पे गए, उस पे मान लो कि सबका मिला के 30 किलो है, और फिर जो अपन उससे पोषक ऊपर स्तर पे जाएंगे, उससे एक ऊपर स्तर जाएंगे, तो इस पे मान लो 70 किलो है। तो ये उल्टा पिरामिड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भाई पहले पोषक स्तर पे कम वजन, दूसरे पोषक स्तर पे उनसे ज्यादा वजन, और तीसरे पोषक स्तर पे उससे ज्यादा वजन। अब देखिए, क्या समुद्र में ये उल्टा पिरामिड बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जैसे मान लो कि अपन ने लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स, क्या लिए? फाइटोप्लैंक्टॉन्स लिए। फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को क्या कहा जाता है? पादप प्लवक। और फिर उसके ऊपर क्या आ गए? जंतु प्लवक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जूप्लैंक्टॉन्स। क्या कहते हैं? जूप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। अब इनका वजन कम, फिर ये जूप्लैंक्टॉन्स का वजन इससे ज्यादा। इसके ऊपर गए तो ये जो अपने प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता है, उनका वजन क्या है? बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो कि इस पे अपन ने ले ली छोटी मछली, और फिर इसके ऊपर ले ली बड़ी मछली, तो इनका वजन क्या है? जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका वजन क्या है? ज्यादा होता जा रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ी मछली होती है, जैसे व्हेल ले ली या कोई भी मछली ले ली, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो भाई ये जो वजन है वो बढ़ता जा रहा है अगले पोषक स्तर पे जाने पे। तो ये कैसा है? उल्टा पिरामिड है कि नहीं? तो क्या समुद्र का उल्टा पिरामिड बन सकता है? तो भाई बिल्कुल बन सकता है। तो अपना ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे समझ में। पिरामिड्स कैसे बनते हैं? उल्टे भी बन सकते हैं, सीधे भी बन सकते हैं। किस किस के बेसिस पे? संख्या के आधार पर, बायोमास के आधार पर। किस तरीके से बनते हैं ये देख लिया कि पहले पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे जाने पर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि पृथ्वी को वातावरण में ओजोन की उपस्थिति क्या है इनमें से? कि भाई क्यों जो है ओजोन अपने लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, क्यों? तो देखो, पृथ्वी को वातावरण में ओजोन की उपस्थिति फायदेमंद है क्योंकि यह जेट में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। तो क्या भाई ये ऑक्सीजन की पूर्ति करती है कि अपनी ओजोन लेयर? बिल्कुल नहीं करती। दूसरा देखिए, हाल के वर्षों में औसत वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। तो वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए तो अपनी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार रही है। तो ये अपना क्या है? गलत हो गया। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है। तो ये क्या हो गया? अपना राइट आंसर, क्योंकि जो अपनी ओजोन लेयर है, O3 की जो लेयर है, वो क्या करती है? सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, उसको क्या करती है? रोकती है। ठीक है भाई, तो अपना सी क्या है? राइट आंसर हो गया। 4th देखिए, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में बाधा डालता है। तो भाई ये रीजन नहीं है। ये किस लिए जो है ओजोन लेयर क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है? रोकती है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन अपना आता है, निम्न में से कौन मेलानोमा यानी कि एक प्रकार का ये क्या है? स्किन कैंसर है, इसका कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ओजोन अपक्षय, एलर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई, ओजोन लेयर जो कि हमारे समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, वो क्या करती है? ओजोन लेयर वहां से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं हो तो क्या होगा? सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी, जो कि हमारी स्किन के लिए क्या है? हार्मफुल है। जो क्या करेगी भाई? अपनी स्किन को जो है कैंसर कर देगी, जिसे अपन कहते हैं मेलानोमा। तो अपना क्या आएगा कि भाई मेलानोमा का क्या रीजन है? तो ये हो गया अपना ओजोन का अपक्षय यानी कि ओजोन डिप्लीशन।
क्योंकि अपनी जो ओजोन लेयर है वो उसमें क्या होता जा रहा है, छिद्र होता जा रहा है, जिसे अपन कहते हैं ओजोन छिद्र, यानी कि वो क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है, और वो ही अपना रीजन बन रहा है स्किन कैंसर का। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण है? तो भाई देखिए, आपको बताया गया था कि SO2 और NO2 जो है क्या करते हैं, वायुमंडल में जाके वहाँ के जो जलवाष्प है उससे अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं तो देखो SO2 और NO2 ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जाके जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं। किससे? जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4, या फिर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जिसे अपन कहते हैं HNO3। क्या कहते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या करते हैं और ये जो है पृथ्वी पर गिरते हैं और किसके रूप में गिरते हैं, तो अम्ल वर्षा के रूप में, यानी कि एसिडिक रेन के रूप में गिरते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने ये जो मार्बल है उसको क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं, उसका कलर जो है वो खराब कर देते हैं, जिससे अपन क्या भी कहते हैं, तो बताइए, आपको बताया गया है, जिसे अपन कहते हैं मार्बल कैंसर। क्या कहते हैं अपन उसको? मार्बल कैंसर भी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्बल कैंसर कहा जाता है। तो भाई ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है अपना भाई अम्ल वर्षा की वजह से। तो अपना क्या राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो ये मैंने आपको बहुत जोर देके लाइन बताई थी कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। अब एक दिशीय कैसे होगा? तो देखो भाई, जैसे सूर्य से किरणें आई, उत्पादकों ने ली, उत्पादकों से उपभोक्ताओं में गई, प्राथमिक उपभोक्ताओं में, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ताओं में गई कि नहीं गई भाई? अब देखो, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे जाती जा रही है, कितनी परसेंट एनर्जी जा रही है? केवल 10% एनर्जी जा रही है। बाकी क्या है कि जो अपने एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। अब जब ये 10% एनर्जी एक से दूसरे में जा रही है तो क्या उससे वापस उसमें ट्रांसफर हो सकती है? क्या भाई द्वितीय पोषक स्तर से वापस प्राथमिक पोषक स्तर में आ सकती है? तो नहीं, ये केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी, पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। तो अपनी जो ऊर्जा है वो केवल एक दिशा में आगे बढ़ेगी। इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा, क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे गई तो वापस लौट के उस पे नहीं आएगी, क्योंकि भाई मैंने तुमको एनर्जी दे दी तो वो एनर्जी तो तुम पे गई ना, तुम उसको मुझे वापस थोड़ी दोगे। तो बस एक से दूसरे में चली गई, यानी कि फिर दूसरे से तीसरे में जाएगी। तो ये एक ही दिशा में क्या है, जाती जाएगी। इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई, अब अपना आता है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा में एसिड रेन में आपको क्या बताया था भाई? याद कीजिए कि SO2 और NO2 क्या है? SO2 और NO2 वायुमंडल में जाके जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है कि नहीं करती? जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? H2SO4 बनाती है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बनाती है। और ये क्या करते हैं? वर्षा के जल के साथ मिक्स होके अब उसका जो जल है, वर्षा का जो जल है, उसको क्या कर देती है? एसिडिक कर देती है, यानी कि अम्लीय कर देती है। तो देखो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, ऑक्सीजन व कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं? जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वर्षा के जो जल है उसको क्या कर देते हैं? एसिडिक कर देते हैं। तो अपना ऑप्शन डी जो है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं कि तप्त स्थल दिया गया, निम्न में से किसने जो है तप्त स्थलों को बताया? तो अपने तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट,
हॉटस्पॉट जो है ये किसने दिए, तो नॉर्मन मेयर्स ने जो है हॉटस्पॉट दिए। कौन कौन से हॉटस्पॉट है अपने, जैसे कि आपको पता होगा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा हो गया, ये सब क्या है, हॉटस्पॉट है अपने इंडिया के। तो ये किसने दिए, नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे दो गैस जो सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% जो है बनाती है। अब देखिए भाई, अपने वायुमंडल में, अपने एटमॉस्फेयर में जो अपनी नाइट्रोजन है वो लगभग 78%, कितनी, लगभग 78% जो है अपनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस जो है लगभग 78% प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए अपनी जो ऑक्सीजन है O2 जो है वो कितनी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपनी 21% प्रेजेंट है। ये जो है लगभग का रेशो है, यानी कि 20% भी हो सकता है, इसमें 22 भी बता सकते हैं। तो लगभग 21% जो है अपनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी प्रेजेंट है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए भाई, जो सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% बनाती है, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएगी भैया। तो देखो नाइट्रोजन आ जाएगा 78% और ऑक्सीजन अपनी कितनी आ जाएगी, 21%। तो ए और डी जो है अपने राइट आंसर है। तो देख लीजिए ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कितनी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन अपनी प्रेजेंट है लगभग 78%, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, लगभग 21%, और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वो है कितनी है, 0.03%। ठीक है भैया, आगे समझ में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है, आयन मंडल की, स्थल मंडल की, जीव मंडल की या मध्य मंडल की। तो बताइए किसकी जो है अपनी सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए जीव मंडल की अपनी सबसे छोटी इकाई क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था तो सारे पढ़े थे बायोम कैसे बना था, तो बस पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अपनी जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है भाई, चलिए विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है। विश्व उष्णता किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं, कहते कि नहीं कहते भाई। अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किस गैसेस की वजह से हो रही है, तो देखो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 या SO2। तो ये दोनों तो किसके लिए जिम्मेदार है, अपने अम्ल वर्षा के लिए। क्या हाइड्रोजन जिम्मेदार है, नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, अपनी विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई, याद रहेगी ये चीज कि अपनी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके साथ साथ कौन सी आ जाएगी, अपनी नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी, और कौन सी आ जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, तो उसके साथ अपनी आ जाएगी मीथेन। ठीक है भाई, तो अपना राइट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है, इनमें से किससे जो है एसिड रेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, और ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए कि किसकी वजह से जो है अपनी एसिड रेन होती है। तो अभी अभी बताया आपको, कौन जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ जाएगा ऑप्शन 3। चलिए निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। तो अभी मैंने आपको प्रतिशत मात्रा बताई थी कि सबसे कम किसकी है, तो बताइए आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन तो क्या है, अपनी सबसे ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, अपनी 0.03% है। ठीक है भाई, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आप लोगों से क्वेश्चन हो रहे हैं, इजी है कि नहीं क्वेश्चन,
इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इफेक्ट, इनसे इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है भाई, चलिए। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, यानी कि जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं उनके जो नाम है किसमें सूचीबद्ध किए जाते हैं? नीले आंकड़ों की पुस्तिका में, हरे आंकड़ों की पुस्तिका में, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, या फिर पीले आंकड़ों की पुस्तिका में। अब देखिए, इसको जो है इन्होंने किस में लिख दिया? हिंदी में लिख दिया। और किसको हिंदी में लिखा इन्होंने? रेड डाटा बुक को। पढ़ा है हमने रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक को जो है इन्होंने लिख दिया है अपना हिंदी में। तो देखो, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, रेड डाटा बुक में, तो अपना सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई, सी अपना राइट आंसर है। इसमें क्या कर दिया इन्होंने? हिंदी में लिख दिया है बस। ठीक है, चलिए। निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। किसका जो है, यानी कि जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करने से जो है अम्ल वर्षा बनेगी? तो सल्फर के ऑक्साइड, बोरोन के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर आपने इसका क्वेश्चन आंसर सही ही लगाया इस क्वेश्चन का, तो मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए क्या आएगा? चलिए देखिए, आपको बताया, आपने मुझे पता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगाया होगा, सल्फर के ऑक्साइड। लेकिन सल्फर के कोई ऑक्साइड नहीं बनेंगे, इसमें SO2 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये अपना ऑप्शन ए गलत है। केवल दो चीजें पड़ी थी, क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फिर क्या बनाते हैं? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये बनाते हैं। तो बोरोन के ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड तो भाई HNO3 बना रहा है, और उसी से क्या है, ये क्या करते हैं? अम्ल वर्षा करते हैं। तो अपना क्या है? ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर है। ऑप्शन ए गलती से मत लगा देना, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सल्फर के ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, चलिए। ओजोन निक्षेपणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है, यानी कि ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है? चर्म कैंसर, पौधों द्वारा उत्पादन में ह्रास, पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि, और जलवायु में परिवर्तन। अब देखिए, इसने क्या पूछा है कि प्रत्यक्ष प्रभाव है, डायरेक्ट क्या इफेक्ट दिख रहा है ओजोन डिप्लीशन का? तो ओजोन डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसका अपक्षय हो रहा है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्या है? आ जा रही है साथ में। तो पराबैंगनी सौर विकिरण में क्या हो रही है? अपनी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, ओजोन होल होता जा रहा है, उसकी वजह से पराबैंगनी किरणें ज्यादा आ रही है पृथ्वी पे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें चर्म कैंसर भी तो आएगा, अपना जो अपना स्किन कैंसर है वो आएगा। तो देखिए, इसमें पूछा है प्रत्यक्ष प्रभाव, तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई? पराबैंगनी किरणें ही तो ज्यादा आएंगी पृथ्वी पे, तो इसीलिए अपना ए नहीं होके इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक कौन सी गैस नहीं आती? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल्दी से बताइए इसमें से क्या आएगा कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए, क्या नाइट्रोजन आएगा? बाकी के ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई मेजर जो है अपनी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो गलत हो गया। मीथेन भी अपनी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है? अपनी जो है ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस नहीं है भाई। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में ये कोई भी अपना प्रभाव नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो चलिए, जिसमें पौधे उगाने के लिए एक समान तापमान प्राप्त किया जाता है,
जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित किए जाने से वायुमंडल का क्या है, तापमान बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अपना बी ही क्या है, राइट आंसर है। बी क्या है, अपना राइट आंसर है। बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है। भाई ग्रीन नाम दे रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहाड़ों को और इनको हरा करेंगे। गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है, अरे भाई ऐसे इलॉजिकल से ऑप्शंस तो बिल्कुल भी चूज नहीं करने हैं। तो अपना ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला आता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है, 10%, 7%, 5% या फिर 1 से कम। तो आपको बताया कि लगभग कितनी है, 0.03%, जो कि क्या है, 1 से कम है। तो अपना ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आ जाएगा क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो 1 से भी कम है। चलिए निम्न में से हरित गैस है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। देखो CO2, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2, CO2, NO2। तो भाई ये तो नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो किसकी है, तो ये है अपनी अम्लीय वर्षा की, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो एथेन और ब्यूटेन है ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं। इसके बाद देखिए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये भी नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा अपना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या है अपनी, और इसमें अगर आपको मीथेन ऑप्शन आता है तो मीथेन भी इसके अंदर आएगा। ठीक है भाई, चलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को जो है नष्ट कर देता है। तो ये सब चीजें आपने अगर नोटिस किया होगा कि ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको कवर कराए गए हैं आपकी थ्योरीज में। तो जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। आपके नोट्स में भी आपको बताया गया है, ये चीज लिखाई गई है। तो अपना क्या आ जाएगा कि एक अणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु जो है करीब 1 लाख ओजोन के अणुओं को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है भाई, तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या फिर श्वसन से। तो देखिए फूड चेन जो है अपनी, सूरज की जो किरणें आई वो किसने ली, तो जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपनी हरे पादपों ने वो एनर्जी ली। तो आपको पता है कि भाई हरे पादप अपने ग्रीन प्लांट्स क्या है, उत्पादक है, और उत्पादक यानी कि प्लांट जो है किस अभिक्रिया के द्वारा अपनी एनर्जी लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। तो अपना क्या इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ये जो है अपनी क्रिया करते हैं, कौन करते हैं, पादप, प्लांट्स। ठीक है भाई, चलिए एक परितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पारित होती है। तो आपको बताया गया है कि एक जो है पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे गई एक फूड चेन में, तो कितने % एनर्जी जाती है, तो इसको तो रट लो कि 10% एनर्जी जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। कितनी एनर्जी, 10% एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड है यानी कि ऊर्जा के एनर्जी के जो पिरामिड्स बनाए जाते हैं सदैव उल्टी अवस्था में होते हैं, खड़ी या उल्टी दोनों अवस्था में होते हैं, सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, केवल समुद्र परितंत्र में उल्टी अवस्था में होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखो भाई इधर ऊर्जा के पिरामिड, अपन गए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे, ठीक है, गए इस तरीके से। अब देखो
ये पहला पोषण स्तर है, यानी कि उत्पादकों का पोषण स्तर है। किसका? उत्पादकों का, ग्रीन प्लांट्स का। इन्होंने सूर्य के प्रकाश से जो है अपनी एनर्जी ली। अब इनसे ट्रांसफर हुई उपभोक्ताओं में। कौन से उपभोक्ता है ये? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ताओं में गई तो कितनी एनर्जी गई? यानी कि उत्पादकों को जो मिली उसका 10% एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफर हुई। कितनी? 10%। तो मान लो जैसे उपभोक्ताओं को 100 एनर्जी मिली तो इसका केवल 10% ही किस में गया? प्राथमिक उपभोक्ताओं में गया। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं में मतलब कितनी गई? 10 एनर्जी गई। अब इसका 10% द्वितीय उपभोक्ताओं में गया तो 10 का 10% कितना हो गया भाई? 10 का 10% निकाल लो, कितना हो गया? तो अपना 1 हो गया। ठीक है, तो एनर्जी द्वितीय उपभोक्ताओं को कितनी मिली? 1 मिली। तो आप देखो कि एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो कम हो रही है। तो पिरामिड कैसा बनेगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम। अब इसको इस तरीके से मिला लो तो देखो हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अब अगर अपन इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या होगा? क्यों भाई ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उल्टा पिरामिड क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऊर्जा जो है हमेशा एक दिशा में बहती है। उपभोक्ताओं से किससे जाती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं से, द्वितीयक उपभोक्ताओं में, फिर तृतीयक और शीर्षस्थ उपभोक्ताओं में जाती है, यानी कि एक दिशा में जा रही है। तो पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा, उल्टा पिरामिड नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर से वापस नीचे नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? गति की, ऊष्मा गति की, संभाव्यता या फिर प्रकाश रसायन? तो बताइए भाई किसके अनुरूप होता है? आपको बताया गया है ये ऊर्जा जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जा रही है। ठीक है भाई, और जो है हमेशा एक दिशा में ही जा रही है। 10% एनर्जी जो है दूसरा पोषण स्तर वाला ले रहा है, उसका 10% तीसरा पोषण स्तर वाला ले रहा है। तो बाकी की जो एनर्जी है वो किस में रिलीज हो रही है? वो हो रही है अपनी एनवायरमेंटल में रिलीज। तो ये किसका नियम आ जाएगा? ऊष्मा गतिकी का नियम जो है ये फॉलो करेगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। तो ये अपने कंप्लीट हुए कुछ एनवायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगली क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।